गुड मॉर्निंग क्लास। हम एक्टिव पैसिव कंटिन्यू कर रहे थे। 5 वीडियोस हमारे हो चुके थे। टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, डबल ऑब्जेक्ट वाला चेंज, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम कुछ और नया कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टच करेंगे कि एक्टिव में हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो जानते हैं कि कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब आगे जो वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और WH वर्ड भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं, है ना, वही हमारे जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लगभग यस और नो में ही होते हैं, जिनको आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टेक क्वेश्चंस के नाम से पढ़ा होगा कि टेक क्वेश्चंस जो होते हैं वो यस और नो वाले होते हैं। तो अब हम पहले जो इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं वो 3 टाइप्स के हैं, पहले मैं बता दूं, ठीक है। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, सेकंड जो WH से रिलेटेड है, और WH में भी एक और वर्ड है whom, तो उसका एक अलग टाइप से बनता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पैसिव में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसको एक बार हम लिख लेते हैं। कन्वर्शन ऑफ इंट्रोगेटिव sentences into passive वॉइस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब मैंने आपको क्लियर किया 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसमें। फर्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम यूज करेंगे, ये होते क्या है सेंटेंस, ये किस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं? सॉरी, विथ यस, नो, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिनका आंसर यस और नो में भी होता है। अब करना क्या है? पुट हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट, पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो भी हमारा रेस्ट ऑफ पैटर्न है वो आएगा, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम फर्स्ट 3 टाइप, इसमें भी 3 टाइप्स है। तो पहले हम देखते हैं डू, डज और डिड। देखिए ये डू, ये एक्टिव का सेंटेंस है ना। मैं एक कॉलम ही आपको टेबल जैसा बना देती हूँ ताकि आपको देखिए, जो मैं यहाँ लिखूंगी वो एक्टिव के होंगे और यहाँ लिखूंगी मैं उसको पैसिव में चेंज होने, एक टेबल जैसा बना रही हूँ, ठीक है ना। अगर एक्टिव में ऐसा है तो कन्वर्ट करते टाइम पैसिव में ऐसा होगा, राइट। ये हमारा एक टेबल जैसा बन रहा है।
अब ये क्या है, नंबर 1 डालते हैं हम इसमें, डू, डज और डिड, ठीक है। इसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होगा हमारा एक्टिव में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब जो ये डू डज है इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। डिड की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, was वर, राइट। फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेस्ट ऑफ जो वो है वही रहेगा। एक और चीज मेंशन, क्वेश्चन मार्क, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम इसको सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। इसका सेकंड टाइप में देख लेते हैं क्या क्या है। हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गए, परफेक्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है। देन यहां पर आ जाते हैं हम, हैज हैव हैड है तो हैज हैव हैड ही रहेगा। ये हैज, हैव, हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने जब टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस पढ़े थे तो क्या था कि जब हैज हैव वाले सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें बीन लगाते हैं, तो अब यहां पर हमारा प्लस हो जाएगा बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो ये एक और चीज। अब आ जाते हैं अदर हेल्पिंग वर्ब पे। अदर हेल्पिंग वर्ब वो हो और उसके साथ वर्ब हो तो वही चीज, अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लगेगा बीइंग। अब ये बीइंग वाला प्रोसेस हमने कब यूज किया था, बीइंग और बी, ये कब यूज किया था, जब इज एम आर, वॉज वर ये होगा और आईएनजी फॉर्म होगी तब हम बीइंग लगाते हैं। जब हम मॉडल से रिलेटेड कुछ बनाते हैं तो हम बी लगाते हैं, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया था वो था डू, डज, डिड। हम एक एक एग्जाम्पल सभी सेंटेंसेस के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो होगा डू से रिलेटेड। डू, do you help your friends। अब चेंज करना है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा योर फ्रेंड्स है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये डू यानी इजमार का यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। क्या है ये, प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम इजमार में से क्या लगाते हैं, आर। क्लियर। तो उस आर को हमें सबसे पहले लगाना है। ये आर योर फ्रेंड्स। हेल्प्ड बाय यू। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मार्क ही रहता है। सेकंड हम देख लेते हैं डज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। Does she help Ramesh
ये भी सेम थिंग, डज दे रखा है, डज दैट मीन्स इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई। अब हमें जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? रमेश। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर में से ही कुछ, तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज रमेश helped by her। क्लियर? और इसी का हम एक लास्ट देख लेते हैं। Did you finish your Did you finish your work in time? देखिए हमने डबल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी है, डबल ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। योर वर्क इन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? भाई योर वर्क को हम आगे लाएंगे। योर वर्क प्लूरल है या सिंगुलर है? यहाँ देखो डिड है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज या वर, ठीक है। अब यहाँ देखो वर है तो प्लूरल के लिए यूज होगा वॉज, सिंगुलर के लिए योर वर्क, तो क्या यूज होगा? वॉज। यहाँ पे योर को नहीं देखना, वर्क को देखना। वर्क्स होता तो हम वर यूज करते हैं, क्योंकि वर्क दे रखा है इसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं। वॉज योर वर्क फिनिश्ड। सेकेंड ऑब्जेक्ट की बारी। इन टाइम बाय यू। क्लियर? अब आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोगेटिव हमने स्टार्ट किए। इंट्रोगेटिव को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। 3 पार्ट्स में से भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट था डू डज डिड, सेकेंड था हैज हैव हैड और थर्ड था अदर हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें से भी हमने डू डज और डिड जो था उसके एक एक एग्जाम्पल देख के इसको क्लियर कर लिया है। अब आप अपनी बुक में इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको आप कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको रेशनल नंबर के एक्सरसाइज पढ़ा रही हूँ, मैं वैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे हम, उसमें मैंने आपको 4th क्वेश्चन तक तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते। बहुत सारे जैसे 10 भी 11 इस टाइप से बहुत सारे 5 जैसे रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे नंबर होते हैं पर जो पर्टिकुलर दे रखा उतने ही रेशनल नंबर हमें फाइंड करने। तो इसके आगे की जो कंटिन्यू जो क्वेश्चन दे रहे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो इसमें 5th में भी आपके 3 दे रखे, तो इसमें मैं आपको 1 करवा देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको 6 और 7 आपको ही करने हैं। क्लियर? और फिर मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब इसमें आपको देखना कि 2/3 और एंड 4/5 इन इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं, ठीक है, फाइंड करने। तो मैंने आपको बताया था, एक बार देख लो आप। 2/3 एंड 4/5, ठीक है। अब इसमें क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इसमें आपको क्या करेंगे? अल्टरनेट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें देख लो आप 2/3 इंटू सेम, क्या मल्टीप्लाई कैसे कर रहे डिनोमिनेटर से? बिकॉज हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है और इसको हमें सेम बनाना है, कि सेम होंगे तभी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 5/5, दोनों से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 10/15, ठीक है।
सेम एज इट इज़ इसको भी ऐसे कर देंगे 4/5। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, दोनों से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/15, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इसमें आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 5 आप देख लो डायरेक्ट कि 10 और 12 के बीच में कितने का गैप है, 2 का ही गैप है, तो ये रेशनल नंबर फाइंड नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था n+1, n मीन्स जो भी आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करना है। तो 5 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे, कितने आ जाएंगे? 6, ठीक है, 6 आ जाएंगे। अब जो हमने रेशनल हमने सेम डिनोमीटर किए थे उसी का हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी डिनोमीटर दोनों से करेंगे न्यूमरेटर। तो ये जो नए नंबर है ना रेशनल नंबर उनसे करना है। तो 10/15 इंटू 6/6 दोनों से करना है सेम। तो ये हो जाएगा 60/90। और ऐसे ही आपको सेकंड नंबर दे रखा है 12/15 इंटू 6/6। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 72। अब देखना कम 60 और 72 के बीच में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच में हम 5 रेशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं ना, 61/90, 62/90, 63/90। तो इस टाइप से आपको 100 क्या करेंगे, लिख देंगे 61/90, या तो कॉमा यूज़ करो या फिर ग्रेटर या फिर लेस देन का साइन यूज़ करते रहो, ठीक है। इस टाइप से यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, लेस देन। फिर 62/90, फिर क्या हो जाएगा 63/90, 64/90 और 65/90, ठीक है। तो ये आगे सेम नंबर, हमें कितने की ज़रूरत थी, हमें 5 रेशनल नंबर की ज़रूरत थी, तो हमने 5 रेशनल नंबर लिख दिए। तो इस टाइप से आपको आगे के क्वेश्चन भी, जिसे माइनस में भी आ जाए ना नेगेटिव, तो वो भी ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। तो ये देख लेना 20, इसमें आपके जो रिमेनिंग 6 और 7 क्वेश्चन है वो आपको ही करना है, ठीक है। अब इसमें जो 6 क्वेश्चन दे रखा है ना, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, तो एक नंबर लाइन आप बनाना, ठीक है। -2 जैसे जितने भी इंटीजर होते हैं, जैसे लेफ्ट में हम नेगेटिव यूज़ करते हैं उसमें और राइट में पॉजिटिव कर रहे हैं, तो नेगेटिव जो भी -2 दे रखा है वो ग्रेटर देन, तो कहाँ आ जाएगा, -2 से ग्रेटर देन कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो उसके जितने भी अब जो भी जैसे इंटीजर दे रखे हैं 1, 2, तो ये सब क्या है, ये भी तो रेशनल नंबर से ही बने, ये कहाँ से आए, रेशनल नंबर से बने ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमें -2 से ग्रेटर चाहिए, तो -2 से ग्रेटर कौन कौन सा हो जाएगा, 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो आप ये नंबर यूज़ कर सकते हो। इसके बीच में 1.5 भी ले सकते हैं 0, 1 के बीच में। तो मोस्ट ऑफ रेशनल नंबर कौन से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि ये इंटीजर है मैम तो नहीं होगा, रेशनल नंबर हमें अपॉन में ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है ये भी किसी रेशनल नंबर से ही बने, ठीक है। इंटीजर भी जैसे क्या हो रहा है, जैसे अब ये 1 कैसे है, तो कोई भी नंबर हो गया 2/2 तो वो 1 हो रहा है तो इस टाइप से कोई भी नंबर है तो ये भी -2 से ये ग्रेटर ही हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, -1 ग्रेटर है, फिर 0 भी लिख सकते हो, फिर 1.5 भी लिख सकते हो। तो इस टाइप से कोई भी नंबर आप रेशनल नंबर में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो सेम डिफरेंट डिनोमीटर वाला ही है, तो इसको भी आपको ऐसे अल्टरनेट डिनोमीटर सेम करके ही करना है। क्लियर, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज रेशनल नंबर वाली आज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आगे इसका होमवर्क मैंने जितना भी दिया है वो सब आपको होमवर्क प्रॉपरली सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको कर लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ स्क्वायर तो आपने पढ़े हैं वैसे 7th क्लास में, तो थोड़ा और मैं आपको बता रही कि स्क्वायर पूरा आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है इस बार, और क्यूब भी है इसके साथ साथ, तो दोनों कंटिन्यू करेंगे। तो पहले स्क्वायर पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। पहले स्क्वायर क्या होता है वो पता होना चाहिए। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, जैसे अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम। क्लियर, क्या मीन कि जो स्क्वायर होता है, जैसे कोई भी नंबर होता है, कोई भी जैसे नेचुरल नंबर जैसे क्या होता है 1, 2, 3 ऐसे सॉन, ठीक है। तो इसमें जो भी नंबर है उसको आप डबल टाइम मतलब उसी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे आप 2 × 2 करते हो तो क्या होता है 4, तो 4 क्या हो गया, उस 2 का स्क्वायर हो गया, तो वो जो 4 होगा वो 2 का स्क्वायर। अब जैसे बाई चांस मैंने आपको जैसे एक नंबर है 3 है, उसी को आप
2 टाइम, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इट्स सेल्फ मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, वो भी 2 टाइम ही करना है, क्यों स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये 9, तो 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर है तो पावर ऑफ 2 क्या हो जाता है, पावर ऑफ 2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 स्क्वायर, जैसे आप इसको रीड कर सकते हो 3 स्क्वायर, क्लियर। ये 3 की पावर 2, इतना नहीं आप रीड करो 3 स्क्वायर। अगर डायरेक्ट 2 की पावर है इसका मीन्स क्या करना है, हमें स्क्वायर डायरेक्टली पता करना है कि 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। ऐसे जितने भी स्क्वायर है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे जो भी नेचुरल नंबर है उन सबके स्क्वायर मतलब उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आपके देखना है इसमें जैसे 1, 4, 9 ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी नंबर, जैसे 1 तो 1 का होगा, 9 किसका है 3 का, 4 है 2 का, तो ये जितने भी आपके नंबर है। अब इसमें देखना आपके बैक साइड में देखना, पीछे आप टर्न करना पेज, इसमें आपको 100 तक 1 से लगाकर 100 तक आपको स्क्वायर दे रखे हैं, देखना। अब इसमें आपको स्क्वायर 100 तक तो नहीं लिखने हैं, पर आप 30 तक स्क्वायर अपनी नोटबुक में आप टेबल फॉर्म करके एक टेबल बनाकर एक साइड नंबर लिखना और एक साइड स्क्वायर लिखना और इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे 1 स्क्वायर तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है 1, ताकि आपको पता लगे कि इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पहले यहाँ पर नंबर लिख देना 1, फिर इसको बीच में लिखना 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये 1 स्क्वायर, ऐसे 2 करके ऐसे कंटिन्यू आपको 30 तक लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है। और लर्न भी आपको 30 तक करने हैं, मतलब आपको ओरली लर्न होनी चाहिए 30 तक की। कोई आपको डायरेक्ट पूछ ले कि 14 का क्या है, 13 का क्या है, तो ये आपको इजीली पता हो जाए। जैसे बड़े नंबर आते हैं तो उनके तो आपको मल्टीप्लाई करके ऐसे फाइंड करना ही है, ठीक है। अब इसमें देखना स्क्वायर नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 इज यूनिट प्लेस नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई भी लास्ट में जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, अगर उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस पे अगर किसी नंबर जैसे 22, जैसे ये आपके आ गया 23, अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब जैसे आ गया आपके 47, दिस इज़ नॉट परफेक्ट। 68, दिस इज़ नॉट परफेक्ट, मतलब लास्ट में 8 नहीं आना चाहिए, लास्ट में 7 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं, ये आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है। अब इसमें द नंबर ऑफ द जीरो एंड द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। अब जैसे 0, अब जैसे कोई नंबर से 0 एंडिंग 0 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे 100 हो रहा है, 100 में 0 एंडिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ओनली फॉर इवन नंबर का होगा। इवन जैसे 10, अब मैं जैसे 11 का कर रही हूँ तो 11 में क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, तो इसमें एंडिंग 0 हो रही है क्या। तो कोई भी इवन नंबर का अगर 0 हो, जैसे 10, 100, 1000 इस टाइप से 500 ऐसे कोई भी अभी स्क्वायर फाइंड करें तो वो इवन नंबर के ही 0 एंड होंगे, मतलब एंडिंग के उसका स्क्वायर क्या होगा 0 एंड होगा, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टी दे रखी है, या अब इस प्रॉपर्टी को भी लिखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट देना, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड डेट इज ऑड नंबर इज ऑड। जैसे कोई भी जैसे इवन ऑड क्या होता है, इवन पता है आपको, इवन डिवाइडेड बाय 2 और ऑड नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो इवन जैसे कोई भी इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इवन ही होगा, और जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन ऑड ही होगा। जैसे कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो 11, अब 11 क्या है ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 121। जैसे 12 है, अब ये इवन है तो इसका क्या हो जाएगा 144, तो ये भी तो क्या हो रहा है इवन ही हो रहा है। तो इस टाइप से ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर ऑड ही होगा और जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर इवन होगा, क्लियर। अब देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी देखना, द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल एम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एम ऑड नंबर। जैसे कोई भी आपके ये स्क्वायर दे रखे थे, जैसे कंटिन्यू हम क्या ओड नंबर हम यूज़ करते हैं, जैसे ओड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो स्क्वायर बनते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, जैसे देखना 1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मैं क्या करूँगी ओनली फॉर ओड नंबर ही प्लस करूँगी, ओड नंबर प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 1। अब 1 में अभी तो 1
हमें यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब मीन्स हमें कितना प्लस करना है, 1 ही करना है, क्योंकि 1 के साथ और कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं 3 करती हूँ नेक्स्ट तो 4 हो जाता है, और हमें यहाँ पर 1 ही चाहिए। अब हमें क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 1 के साथ नेक्स्ट ओड नंबर फाइंड, नेक्स्ट ओड नॉट इवन, जैसे 3 कितना हो गया 4 हो गया, 4 आ गया ये। अब नेक्स्ट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्लियर। अब 9 है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी 1 + 3, अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे 5, तो 5 और 3 8 और 8 और 1 9। तो इस टाइप से हम कंटिन्यू जो भी आप जैसे 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, 16 में 1 + 3 + 5 + 7, इस टाइप से आपको नेक्स्ट ओड नंबर ही यूज़ करना, नॉट इवन, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे वो, क्लियर। अब द स्क्वायर ऑफ द एनी ओड नंबर कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जैसे आपको कोई भी जैसे ओड नंबर, जैसे आपको कोई भी ओड नंबर का स्क्वायर अगर आपको करना है तो द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का नंबर मीन्स क्या होता है लगातार कंटिन्यू, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ऐसे आपको 2 का ओड नंबर का सम क्या होता है हमेशा किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर होता है। कैसे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 5 स्क्वायर इसका मीन्स क्या होगा, ये भी ओड नंबर है, ये जैसे ओड नंबर है, ठीक है 25। अब इसका मुझे कोई भी 2 ओड नंबर यूज़ करने, वो भी कंटिन्यू लगातार। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम 25 हो जाए, ऐसा कोई नंबर है जिसका मतलब लगातार भी आ जाए और 25 भी सम हो जाए, तो 12 और 13 क्या हो जाएगा 12 और 13। अब इसमें क्या हो रहा है दोनों ये कौन से नंबर हो गए कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए ना ये, तो इन दोनों नंबर का सम क्या हो रहा है 25, और ये क्या हमारे ओड नंबर है, ठीक है। तो मतलब इसका मीन्स क्या होगा कि 2 कंटिन्यू नंबर कोई भी होगा उनका सम क्या होगा, जो भी ओड नंबर का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, क्लियर। अब इसमें आगे देखना पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर। पाइथागोरन ट्रिपलेट का बताया था मैंने, जिसमें हाइपोटेनस, बेस, लेंथ इस टाइप से होता है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताना है मुझे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी कि 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। उसमें मैंने आपको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें मैंने आपको एक अच्छी सी स्टोरी कह सकते हैं, उसको एज ए स्टोरी के रूप में लोगों को जल्दी समझ में आएगा। नेपाल का एग्जाम्पल दिया था जिसमें अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वो मैंने आपको समझाया था। अब अपने बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, अपने देश के बारे में जानना। दूसरे देश के बारे में जान लिया, अपन नेपाल के बारे में जान लिया, ये आपके जनरल नॉलेज की चीज़, लेकिन अपने देश के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि अपने देश में संविधान बना कैसे है, बनाया किसने है, क्यों बनाया है, कितने लोगों ने मिलकर बनाया है, कितने सालों में बनाया है, किसी एक पर्सन ने बनाया है या बहुत सारे लोगों ने बनाया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी डेट को बनाया है और पर्टिकुलर उसी डेट को क्यों इसको अडॉप्ट किया गया था, इसके बहुत सारे रीजन है जो हम पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी भी बताए हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या दे रखा है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन एंड ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हो सकता है आपके पीछे क्वेश्चन आए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हिंदी में मीनिंग लिख देना, बार बार ये वर्ड आएगा, संविधान सभा। क्या कहा गया, संविधान सभा। अब ये किससे बना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन एंड ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसमें कुछ चुने हुए सदस्य थे। रिप्रेजेंटेटिव मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं। कौन प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम लोग सेलेक्ट करके भेजते हैं। तो यहाँ पर पहले इतना सेलेक्ट, अभी जो जैसा इलेक्शन प्रोसेस चलता है पहले उस समय ऐसा नहीं चलता था, थोड़ा चेंज था उस समय, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे, चुने हुए थे, जिन लोगों की सभा को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा कहा गया। The election to the Constituent Assembly were held in July 1940.
1946। अब जो इसका इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? 1946। ये जो इंपोर्टेंट डेट आ रही है, आप अपने नोटबुक के अंदर डेट टू डेट इसको लिखोगे, लाइन टू लाइन। अगर आप इसको लाइन टू लाइन लिख देते हो तो पीछे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, उसी लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको बार बार पेज पलट पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ, यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेंस्ड इन दिसंबर 1946। अब यहाँ पर आपको डेट नहीं दे रखी है, वरना इसकी जो डेट है वो दे रखी है 9 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा के जो संविधान बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। किसी को लिखना हो तो मेंशन भी कर देना उसको। द असेंबली हैड 299 मेंबर्स। अब इस संविधान सभा के अंदर मेंबर्स कितने थे? ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितने मेंबर्स थे। अब यहाँ पर आया ना रिप्रेजेंटेटिव, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? तो 299। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का हिंदी में होता है प्रारूप समिति, यानी कि जो संविधान बन रहा था उसका जो प्रारूप बन रहा था उस प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? या अध्यक्ष कह सकते हैं, मेन चेयरमैन कह सकते हैं, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, यानी कि संविधान के पितामह कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये अपने इनका जो सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट स्कूल में एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, संविधान के पितामह। These members of the assembly included representative of almost all political parties, region and communities of India. अब आपको ये तो बता दिया कि इसमें मेंबर कितने थे? 299 मेंबर्स। अब वो मेंबर्स किस किस तरह के थे, किस किस डिपार्टमेंट के थे? तो दिस मेंबर्स ऑफ द असेंबली इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि उस समय जो जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके मेंबर्स, रीजन अलग अलग क्षेत्र के, एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया अलग अलग संप्रदाय की, यानी कि पर्टिकुलर यूं नहीं कह सकते किसी एक धर्म वाले ने बनाया, किसी एक पार्टीज ने बनाया या किसी एक कम्युनिटी वाले ने बनाया। डिफरेंट पार्टी के, डिफरेंट कम्युनिटी के और डिफरेंट रीजन के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर, यानी कि कितने मेंबर हुए थे? 299, और उन लोगों ने मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण किया था। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक नियरली 3 years टू स्टडी। इसके ऊपर कितने सालों तक अध्ययन किया गया? नियरली का मतलब आसपास, लगभग 3 साल के आसपास, ठीक है। तो वो मैंने पहले भी आपको टाइम बताया और इसमें आपके और आएगा कितने सालों में बन के तैयार हुआ, नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। डेलिब्रेट अपॉन एंड डिबेट ईच एंड एवरी क्लॉज एंड इवन वर्ड ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या दे रखा है, टुक नियरली 3 years टू स्टडी, 3 साल, लगभग 3 साल के आसपास इसके ऊपर अध्ययन किया गया। डेलिब्रेट का मीन्स होता है विचार विमर्श करना, अपॉन एंड डिबेट ईच, डिबेट का मतलब यही होता है वाद विवाद करना, यानी कि जो कोई भी पॉइंट पे पॉइंट उन लोगों ने बनाए थे, हर चीज पे उन्होंने बात की थी। ऐसे ही नहीं हाँ किसी ने बोल दे कि ऐसा करना चाहिए उसको ओके कर दे उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ था। हर एक पॉइंट का, छोटे से छोटे पॉइंट के लिए भी उन्होंने क्या किया था? डिबेट किया था। एंड एवरी क्लोज, हर वर्ड के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? जो समिति बैठती थी, जो सभा बैठती थी, उसमें हर एक छोटी छोटी बात के लिए बात हुई थी, विचार विमर्श हुआ था, तब जाके उन्होंने उस चीज को एक कानून के रूप में बनाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1946। लास्ट क्या दे रखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडोप्टेड। इसको फाइनली अडोप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा ने कब किया था? नवंबर 26 नवंबर 1946 को। अब ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर देना, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंडरलाइन कर देना और 26 नवंबर के आगे लिख देना एरो बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट। अब इतने सालों तक नहीं करते थे, अभी कुछ सालों में ये स्टार्ट हुआ है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, शायद 2015 से ये स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर आपके ईयर्स नियरली दे रखे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ। 2 years 11 month 18 days, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था? 2 years 11 month 18 days। ये डेट भी आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना, 1 word का क्वेश्चन आपके बन जाएगा।
अब ये इसको एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, 26 नवंबर 1946 एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26 1950। और इसको एडॉप्ट करने के बाद, स्वीकार करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि इसको अपने हिंदी मीनिंग कहेंगे इसको अंगीकार करना है, यानी कि इसको कंटिन्यूटी में कब लिया था अपन लोगों ने इसको? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका भी एक रीजन है कि अब आप लोग इसको रिपब्लिक क्यों कहोगे, कि हमारी कंट्री की एक विशेषता है रिपब्लिक। अब वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इसकी कुछ विशेषता आएगी, उसमें बताऊंगी मैं। और नहीं भी आता है तो भी ये पर्टिकुलर जो वर्ड दे रखा है रिपब्लिक, ये मैं आपको स्पेशली समझाऊंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से आपका बहुत सारा बेस, जो मेन बेस होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26 1950, यानी कि 26 जनवरी को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू हो जाना। उस दिन से हमने कार्य प्रणाली में इसको स्टार्ट कर दिया था। दिस डेट वॉज चूजन फॉर स्पेशल रीजन। अब यहाँ पर दे रखा इस डेट को सेलेक्ट करने का भी क्या दे रखा? एक स्पेशल रीजन दे रखा। अब वो रीजन क्या है? इन द ईयर 1929, कब दे रखा है? 1929 में कांग्रेस हैड एडॉप्टेड 2 रेजोल्यूशन डिफाइनिंग its goal of attaining पूर्ण स्वराज and the date for observing Independence Day was decided upon to be January 26, 1930। देखो क्या दे रखा है? इन द ईयर 1920 कांग्रेस है, उस समय कौन सी अपनी पार्टी चलती थी? मेन पार्टी जो चलती थी उस समय, पहले आपकी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आ गया 1885 में कांग्रेस पार्टी का निर्माण हो गया था। तो यहाँ पर उस समय अपनी मेन पार्टी कौन सी चलती थी? कांग्रेस। उसने एडॉप्ट कर दिया था रिजोल्यूशन डिफाइनिंग। रिजोल्यूशन का मतलब होता है उद्देश्य, प्रस्ताव जो होता है उसको पास करने के लिए गोल, अपना लक्ष्य क्या था? अटेनिंग पूर्ण स्वराज, यानी कि अब अपने को पूर्ण स्वराज मिल जाना चाहिए। एंड द डेट फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे वाज डिसाइडेड अपॉन टू बी जनवरी 26, यानी कि उस दिन उन्होंने कब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर इस डेट के कारण ही इस डेट को सेलेक्ट किया गया। 26 जनवरी 1930 के कारण ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने की जो डेट है वो यहाँ पर इसी रीजन से सेलेक्ट की गई थी। दिस कुड नॉट बी रियलाइज्ड, हम इसको रियलाइज्ड कैसे कर सकते हैं? हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिज डेथ, अब इसका ऐतिहासिक महत्व है, वो केप्ट इन माइंड एंड वी सेलिब्रेट, इसीलिए 26 जनवरी एच रिपब्लिक डे ईच ईयर, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमारे देश को रिपब्लिक कंट्री भी कहा जाता है। तो इस रिपब्लिक जो वर्ड है इसको मेंशन करके रखना। अगर हमारे लेसन में आगे कहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, नहीं भी आता है तो पर्टिकुलर आपको रिपब्लिक वर्ड, गणतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है अपने देश को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है प्रीएम्बल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को इसको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, वैसे इंग्लिश में दे रखी है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझ में आ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी अगर किसी को लर्न भी करनी हो, अच्छे से पढ़ना हो, तो आप हिंदी मीडियम की 9th की या 10th की सोशल की बुक लेना। उसके पीछे पूरी अपने देश की प्रस्तावना लिख रखी संविधान की, कि मेन उसकी समरी क्या है। तो ये अपन जो प्रीएम्बल है इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको पहले से रीड कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आओ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बार बार पढ़ने का मन करे उसको। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट 12 बचा है। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था हार्वेस्टिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स पढ़ाया था, उसके बाद में हार्वेस्टिंग लिया था जिसमें ग्रेन्स को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से मेथड है, कौन सी मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब उसके बाद थ्रेसिंग देखेंगे हम। थ्रेसिंग में क्या होता है? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चाप। चाप यानी ग्रेन्स को चाप से अलग करना, सेपरेट करना, जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस इज डन आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज बुलॉक और कैमल्स। द हार्वेस्टेड, ये जो चीज़ें होती है वो पहले जो इन एंशियंट टाइम में जो फार्मर्स करते थे वो बुलॉक और कैमल्स के थ्रू करते थे। यानी ये कि दो बैल को या दो पेयर में जो ऑक्स होते थे उनको बांध देते थे
और उनको राउंड एंड राउंड नीचे डाल देते थे। हमारा सारा फॉडर चारा जो होता था ग्रेन्स वाला वो सब क्रॉप प्लांट को डाल देते थे और फिर ऊपर उसके ऊपर बुलॉक जो होते थे उनको ऐसे रन करवाते थे, ताकि क्या होता था कि उनके पैरों से जो होता था वो ग्रेन्स अलग हो जाता था और चाप अलग हो जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब हम जो यूज़ करते हैं वो थ्रेसिंग की मशीन आ गई है, सबने देख रखी होगी। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड द बुलॉक और कैमल आर मेड ऑफ वॉक ओवर। मैंने बताया ना, पहले तो उनको फैला दिया जाता था सारे क्रॉप प्लांट को और उसके ऊपर वॉक ओवर किया जाता था, यानी कैमल्स या बुलॉक्स जो होते थे वो उसके ऊपर चलते थे, तो उनके पैरों से प्रेशर से क्या होता होगा, अगेन एंड अगेन विद देयर फीट टिल द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाप। मतलब ये कंटिन्यू उनके ऊपर तब तक घुमाते थे तब जब तक उससे ग्रेन्स जो है हमारा चाप से सेपरेट ना हो जाए। द ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर डूइंग दिस जॉब इन मॉडर्न टाइम। अब क्या हो गया, ट्रैक्टर से हो गया। उसके बाद जब हुआ तो ट्रैक्टर के ऊपर से उसको क्या करते थे, ग्रेन्स के ऊपर से ट्रैक्टर को निकालते थे जिससे वो अलग हो जाता था। द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप गेट क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेज, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता होगा। ऑल्दो द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाप दे स्टिल रिमेन्स मिक्सड विद द चाप एंड क्रश्ड लीव्स एज वेल एज द स्टेम ऑफ द प्लांट, वही उससे अलग हो जाता था। द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द चाप, ड्राइड लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप्स। Harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of machine called combine machine। वही मैंने लास्ट पिक्चर में लास्ट पेज पर आपको टर्न करके देख लेना। कंबाइन मशीन वो होती है जिसमें एक साथ क्रॉप प्लांट को कट डाउन किया जाता है और दूसरी साइड से ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। विनोविंग क्या होता है, अब जैसे घर में हमारे ग्रेन्स आ गया, आपने देखा होगा घर में व्हीट मेज़ ये चीज़ें आती है, उनको आने के बाद भी उनको सेपरेट करते हैं, मतलब उनको क्लीन करते हैं। आप सोचते हो क्लीन है ऑलरेडी, क्या क्लीन करना पड़ता है, पर आपने देखा होगा जब क्लीन करते हैं घर में तो क्लीन करने के बाद भी उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल अलग होते दिखाई देते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल को और अधिक और ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको प्योर करना है अनाज को, तो क्या करते हैं, विनोविंग करते हैं। विनोविंग ये मेथड होता है, देख लो आप पिक्चर में क्या कर रहे हैं, ऐसे प्लेस पर खड़े रहो जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रही हो, एयर आ रही हो। जैसे सामने से हवा आ रही है तो एक पेन ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में हमने ग्रेन्स को डाल दिया, अब उसको इस तरह से डालो तो क्या होगा, हैवी पार्टिकल यानी ग्रेन्स जो होगा वो यहाँ गिर जाएगा और जो अंदर से डस्ट पार्टिकल और जो सूखा चारा था, ड्राई लीव्स थी, वो सारी हवा के वजह से वो यहाँ से दूर उड़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन एयर का कैसा है, ऐसे डायरेक्शन एयर का ऐसे होगा तब जाके ग्रेन्स यहाँ गिरेगी वेट की वजह से, हैवी वेट की वजह से। और ये जो डस्ट पार्टिकल हो गए क्योंकि ये लाइट वेट के होंगे, जैसे ही हवा यहाँ पे आएगी तो वो इसको उड़ा के दूर ले जाएगी। इस तरह से बहुत इजीली विनोविंग बाय हैंड के थ्रू इस चीज़ को हम विनोविंग यानी अलग कर सकते हैं। आफ्टर थ्रेसिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ या हे। बहुत बारीक जो डस्ट पार्टिकल या बारीक जो वो होता है चारे का पार्ट जो होता है फॉडर का, उसको बोलते हैं बाय विंड। इसको अलग कैसे कर सकते हो आप, विंड यानी हवा के माध्यम से। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस मेथड, आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो इस पिक्चर को देख के समझ लो। विद दिस मेथड इट इज़ डन बाय पुटिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स chaffing and haying in a winnowing scoop supa and drooping it from a height in the direction of blowing wind. The grain drops to the ground in a vertical manner whereas the chaff and the hay being lighter fall little away from the separate heap। मतलब ये यहाँ पे जो है वो heap बन जाएगा, heap यानी ढेर, किसका बनेगा, ग्रेन्स का, और यहाँ जो है वो चीज़ अलग हो जाएगी और वो होगा HAY, किसकी मदद से, बाय विंड। ठीक है, ये चीज़ें अब यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। विनोविंग मशीन भी होती है, अगर काम ऐसे नहीं हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो और हमारे पास ग्रेन्स भी ज़्यादा हो तो आप इसको मशीन से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टोरेज। ये साफ हो गया ग्रेन्स, अब उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टोरेज। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट। अनाज तो आ गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, वापस प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप चाहो तो आप विनोविंग में सिर्फ इन सब की डेफिनेशन लिखना। विनोविंग क्या होता है, डेफिनेशन। थ्रेसिंग क्या होता है, डेफिनेशन। उसके बाद लिख देना स्टोरेज। स्टोरेज में कुछ नहीं लिखना है आपको, ये 4 पॉइंट्स लिखने कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप नोट्स बनाओ, ये ही आपका होमवर्क है। मैं साइंस में होमवर्क अभी दे नहीं रही हूँ,
तो यही होमवर्क दे रही हूँ मैं, रोज का रोज क्लास में बोलती हूँ कि आपको ये नोट्स में लिखना है, लिखो प्लस साथ में लर्न करो, वही आपको लर्न हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी और वही आपका होमवर्क है। ज़्यादा इकट्ठा मत होने देना, रोज का रोज लिख देना। ये फर्स्ट पॉइंट है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, जो घर में अनाज आ गया है ये वाला, ठीक है, इसको उठा के क्या करना है, ऐसी जगह पे रखना है या ऐसे कंटेनर में उसको रखना है जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर यानी नमी। सेफ फ्रॉम रेन, सीधी बात है, पानी या रेन, बारिश या ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। आपने देखा होगा घर में जब भी बैग्स में वगैरह अनाज भरा होता है तो उसको बोलते हैं इसको फटाफट से ड्रम में डालो, अगर बारिश हो गई तो वो अनाज क्या हो जाएगा, ऐसे नरम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। मतलब ये कि अगर उसने मॉइस्चर को पकड़ लिया, जैसे गेहूं के दाने रखे हुए बाहर, अगर उसने मॉइस्चर को पकड़ लिया तो फिर भले आप उसको चक्की में पिसवाओ, वो बारीक फ्लोर नहीं बनेगा उसका। तो आप उसको रेन से दूर रखो। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, बर्ड्स से तो दूर रखना ही है, घर में तो वैसे भी बर्ड्स नहीं आएंगे। पेस्ट का मतलब है छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं अनाज में, तो उनसे भी बचा के रखना है। इन एयर टाइट गोडाउन्स एंड प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कि एयर टाइट गोडाउन्स होते हैं ऐसे बहुत सारे जिनमें अनाज को प्रॉपर रखा जाता है, बैग्स में, बोरे वगैरह में रखा जाता है। जूट के बोरियाँ जो यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो अंदर मॉइस्चर को ना आने दे और थोड़ी बहुत हवा भी आने दे, क्योंकि वो गर्म होती है द मॉइस्चर, और ताकि ट्रांसपोर्ट में भी इजी रहे, उनको पकड़ के आसानी से हम ले जा सकते हैं। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय ड्राइंग। एकदम से अनाज जब घर में आता है तो तुरंत उसको ड्रम में नहीं भर देते, उसको थोड़े दिन धूप दिखाते या थोड़े दिन उसको ऐसी जगह पे रखते जहाँ तक एयर आए और उसको ड्राई कर दे। दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय ड्राइंग, वही उनमें से मॉइस्चर को हटा देना चाहिए, क्योंकि गेहूं के जो नए सीड आए उनमें पानी का अमाउंट होगा, तो पानी के अमाउंट को ख़त्म करना ज़रूरी है और वो होता है ड्राइंग। ड्राइंग यानी सुखाना। वाइल रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स फ्रॉम द अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स इज प्रिवेंटेड। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स आर to be protected from damage by rats, insect. In our country, damage by such organism is high as 25% of the crop produced. मतलब ये कि ये बता रहा है अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक ना करे। नेक्स्ट लिखा है इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट जो है वो नहीं अटैक करे। डैमेज बाय रेट्स, चूहे ना खाए, नहीं तो फिर वही मॉइस्चर लग जाएगी, अनाज सड़ने लग जाएगा। और उसके बाद है सच ऑर्गेनिज्म इज हाई एज 25% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस, दिस देयरफॉर मेक्स द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अवर फूड मटेरियल्स। ये ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बाद में। अवर फूड मटेरियल इज अ ग्रेट नेसेसरी इन अवर कंट्री, फार्मर्स स्टोर द फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स ऑफ मेटेलिक स्टोरेज बीन्स। मतलब ये कि या तो किसी मेटल के स्टोरेज बीन में रखो, नहीं तो फिर उसको जूट के बैग में रखो ताकि मॉइस्चर ना लगे और हवा भी अंदर ना जाए, एयर टाइट। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। 1.19 एंड 20 में डायग्राम में आपको दे रखा होगा, आप उसको देख लीजिएगा वहाँ से। इसके बाद ये असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ये होमवर्क है आपका, ये आपको सारे मिल जाएंगे बुक के अंदर से, कोई भी बुक से बाहर से नहीं है, जो हमने पढ़ा वही है। ये छोटा सा टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसको आप पढ़ लोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो आगे की क्लास में मैं समझा दूंगी आपको, पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू।